नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करूंगा। आज एमपीटेड वर्ग 2-3 पार्ट फर्स्ट के चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग और पेडागॉजी के प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 30 प्रश्नों का यह टॉपिक रहने वाला है और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन 30 प्रश्न को पक्के करने के लिए? हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग एंड समसामयिक प्रश्न, मैथमेटिक्स, पेडागॉजी के प्रश्न, सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हिंदी में प्रश्न में आज हम बात करने वाले हैं, मगही किस उपभाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी, बिहारी, पूर्वी हिंदी या मालवी? सभी लोग बताइए। बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही की बात करते हैं तो बिहारी। मगही किस उपभाषा की बोली? तो मगही जो है आपके बिहारी उपभाषा की बोली हो जाती। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, वर्ण का वा का उच्चारण स्थान बताना है। वा आपका वर्ण हो गया, इसका जो है आप लोगों का उच्चारण स्थान बता देना है। कौन सा उच्चारण स्थान होगा? ओष्ठ होगा, ओष्ठकंठ होगा, दंत ओष्ठ होगा या कंठ तालु होगा? तो उच्चारण से एक प्रश्न तो रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो वर्ण का जो उच्चारण स्थान कहलाता है वा। वा, दंत और ओष्ठ क्या होता है? वा, दंत और ओष्ठ की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताइए। तरुच्छाया, तरुछाया, तरुच्छया या तरुछ छाया? तरुछ छाया। देखिए, शुद्ध वर्तनी का अगर बोला जाए, वर्तनी से भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने हैं, तो तरुछ छाया इज द राइट आंसर। तरुछ छाया पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द की पहचान करना है। समुद्र, शांति, ताप या काज की बात करते हैं। तो इनमें से आपको तद्भव शब्द पहचानना है। तो जो काज शब्द दिया गया है, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके संस्कृत के रूपांतरित होकर हिंदी में आते हैं, और संस्कृत से जो डायरेक्टली लिए जाते हैं वह हमारे तत्सम कहलाते हैं, और संस्कृत से जो रूपांतरित होकर हिंदी में आते हैं वह हमारे तद्भव कहलाते हैं। तो ये जो आपका यह काज शब्द दिया गया है यह हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, एक सड़क, 57 गलियां? शैलेश मटियानी की रचना पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइए। शैलेश मटियानी की रचना पूछी जा रही है। तो आकाश कितना अनंत, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, ये शैलेश मटियानी की रचना है। लेकिन एक सड़क, 57 गलियां, ये आपकी शैलेश मटियानी की नहीं है। तो एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक सड़क 57 जो गलियां हैं, ये जो रचना हो जाती है आपके कमलेश्वर की रचना हो जाती है। किसकी रचना है दोस्तों? कमलेश्वर। एक सड़क 57 गलियां जो कि एक उपन्यास है। ये क्या है दोस्तों? एक उपन्यास है जो कि कमलेश्वर की रचना है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। अधोगति में उपसर्ग है। तो अधोगति में कौन सा उपसर्ग है? अध, अधो, अधः या गति? तो अधोगति में जो उपसर्ग हो जाता है
अदह। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम शब्द। अवरोह, अनवर, विसर्जन या अनाहार। तो आवाहन मतलब बुलावा होता है, किसी कहते हैं ना देवी देवताओं को जब बुलाया जाता है उसे कहते हैं आवाहन किया जाता है। और जब देवी देवताओं को विदा किया जाता है तो क्या किया जाता है, विसर्जन किया जाता है। तो आवाहन का विलोम विसर्जन। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो हिंदी के कंप्लीट कर चुके। हिंदी में देखिए जो दो टॉपिक से एग्जाम में आएगा, हिंदी वर्णमाला से आएगा, शब्दावली, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अव्यय, ये टॉपिक क्लियर करना है। वाक्य रचना, उपसर्ग हो गया, इसके साथ साथ प्रत्यय, संधि, समास हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, इन टॉपिक से आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे टॉपिक क्लियर करेंगे आपके एग्जाम के, ठीक है। आइए बात करते हैं, जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे जो कल हमने किया था, उसी टॉपिक पे कर रहे हैं। तो ये जो आपके अलग अलग बुक्स का निचोड़ है पूरा, ठीक है। किसी एक बुक का निचोड़ नहीं है, कोई एक कंपलसरी हमारी बुक नहीं होती है, काफ़ी सारे बुक का निचोड़ आपको दिया जाता है। तो बेहतरीन प्रिपरेशन आपको इसीलिए देखने को मिलता है, काफ़ी मेहनत लगती है इस पर, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। आर्टिकल जो कि पूछा जाता है नॉर्मल तौर पर, दिस इज बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग समर वैकेशंस। दिस इज बेस्ट प्लेस, अ बेस्ट प्लेस, एन बेस्ट प्लेस, जीरो आर्टिकल या द बेस्ट प्लेस होगा। तो प्लेस जगह है, बेस्ट प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस दिया है तो इसलिए द बेस्ट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग समर वेकेशंस। दिस इज द बेस्ट, अपने नाम ही अलग है, दिस इज द बेस्ट, अपने आप द निकलेगा, आ ना एन आएगा, अपने आप बोलिए दिस इज द बेस्ट, द बेस्ट आएगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। इस सेंटेंस में बेस्ट एडजेक्टिव की बेस्ट जो दिया गया है वह सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है। बेस्ट दिया गया है ना यहाँ पे, बेस्ट प्लेस, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, ये ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अ जेंटलमैन केम टू स्कूल टू सी प्रिंसिपल। सी आ प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, एन प्रिंसिपल, जीरो आर्टिकल। तो पिछले जो हमने प्रैक्टिस सेट किया था उसमें एक प्रिंसिपल आया था। प्रिंसिपल के शब्द हमने पहले आपको क्या बताया था, द। प्रिंसिपल के पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा, द प्रिंसिपल, द ताजमहल, ठीक है। तो ऐसे में जो नेम होते हैं, प्लेस होते हैं, उनमें द का प्रयोग होता है, द आर्टिकल का प्रयोग होता है। क्योंकि दिए गए सेंटेंस में खाली स्थान पे द आर्टिकल का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि दिए गए सेंटेंस में पार्टिकुलर पर्सन प्रिंसिपल है। तो पार्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, प्रधानाचार्य के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए द का प्रयोग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आई शैल कम बैक 7 o'clock। आई शैल कम बैक 7 o'clock, इन 7 o'clock, टू 7 o'clock, एट 7 o'clock, फॉर 7 o'clock। तो समय में कौन सा प्रयोग किया जाता है, सभी लोग आपने सुना होगा कि समय के पहले 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock दिया हो, 12 o'clock दिया हो, ठीक है, तो 8 का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। समय पर अगर दिया हो तो 8 का प्रयोग होगा। तो आई शैल कम बैक एट 7 o'clock, 8 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम को शो करने के लिए 8 का प्रयोग किया ही किया जाता है, ठीक है। टाइम को शो करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, 8 का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देना। अगला आर्टिकल दिया गया है, खालिस्तान एक्वेज इज टेलिंग खालिस्तान लाई। इसको हमें क्या करना, चूज द करेक्ट आर्टिकल, इसको सही आर्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो एन एक्वेज इज टेलिंग अ लाई, एक्वेज इज टेलिंग द लाई, द एक्वेज इज टेलिंग द लाई, द एक्वेज इज टेलिंग अ लाई। तो जो डी ऑप्शन दिया गया है, एक्वेज इज टेलिंग अ लाई, तो डी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक समझिए। द कॉस्ट इज टेलिंग अ लाई,
सभी लोग बताइए। मतलब लागत झूठ बोल रही, लगता है झूठ बोल रही। लाई मतलब झूठ बोलना। ठीक है, नो डाउट सारी चीज़ें समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वी यूज डिफिनेटिव आर्टिकल द एंड बिफोर लाई वी यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए। मतलब व्यक्ति या वस्तु विशेष से पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है, लाई के पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का होता है। तो डिफिनिट आर्टिकल द हो गया और इनडिफिनिट आर्टिकल ए हो गया। तो कोई वस्तु विशेष है उसमें डिफिनिट आर्टिकल द का होता है, लेकिन लाई के पहले हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल हो ए का यूज होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार का है। कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट। A camel is a ship of desert. A camel is ship of desert. The camel is the ship of desert. The camel is an ship of desert. अब यहाँ पे देखिए, ए शिप इज एन, यहाँ पे लिखिए ए द एन का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे ए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रयोग किया गया है। तो सही हमारा क्या होगा, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, जब किसी सिंगुलर नाउन को यूज कर पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो उससे पहले हम डिफिनेटिव आर्टिकल द का यूज होता है। इसलिए हमारा द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। अगला जो प्रश्न देखिएगा, कंगरा इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कंगरा इज आ स्विट्जरलैंड फॉर इंडिया। कंगरा इज एन स्विट्जरलैंड, द स्विट्जरलैंड, नॉन ऑफ दीज। तो कोई भी अच्छी प्लेस जगह होती है जो बड़ा नाम होता है, जैसे द ताजमहल, द ग्वालियर, ठीक है, द भोपाल, उसी प्रकार से कंगरा इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का स्विट्जरलैंड कंगरा है। ठीक है, तो यहाँ पे द का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे आपके तार्किक और रीजनिंग वाले प्रश्नों की। क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हो जाइए। रीजनिंग वाले प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पेन कागज़ लेके भी आप लोग बैठ सकते हैं, अच्छा होगा, अच्छे तरीके समझ में भी आएगी बात। हमारी बातें आपके दिल और दिमाग को टच कर जाएगी, इसलिए पेन कागज़ लेके ज़रूर टच कीजिए अपने रफ पेन कॉपी पर। आज की जो प्रश्न रहेगा, कार गैरेज कपड़ा। तो कार का संबंध जो गैरेज से है, वह कपड़ा का संबंध किससे है? हैंगर, अलमारी, तलघर, कमीज, किससे संबंध होगा? जो संबंध कार का गैरेज से है वही कपड़े का संबंध किससे होगा? तो कपड़े का संबंध अलमारी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड प्रश्न है। GSN इक्वल टू DOP। अब देखिए, हमें यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगी बात। GSN देखा जाए, GSN के नीचे क्या है आपका? DOP। तो देखिए NOP यहाँ पे +2 हुआ है, S के बाद आपका O दिया गया है, यानी कि S के बाद O दिया गया है। तो OPQR मतलब -4 गाड़ी जा रही है, सेकंड में -4 जा रहा है। और DEFG -3 गाड़ी जा रही है, यानी कि पहले में -3, दूसरे में -4 और तीसरे में +2 करना है। थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारा कौन सा आएगा? इसी प्रकार से जो है पहला ऑप्शन देखिए, JQCWMN। WXYZ -3 हो जाएगा। Q और M, MPQ, Q के बाद M, यानी कि पहले हमें 4 पहले जाना पड़ेगा। PQR
RSTUVM -4। ई और सी का संबंध किससे है? तो CDE+2 है ना, यहाँ पे वही क्रिया यहाँ पे भी हो रही है फॉलो, यानी कि जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये क्रिया जिसमें फॉलो हो रही वही क्रिया हमारी पहले ऑप्शन में फॉलो हो रही है। और ये रीजनिंग तार्किक वाले हमारे प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिए। फिश का संबंध जो आपके CLPK से है वही संबंध नोच का किससे होगा? तो फिश में देखा जाए F के बाद C दिया गया है, यानी कि यहाँ पे -3 हो रहा है। I के बाद यहाँ पे I का संबंध किससे दिया गया है? L से दिया गया है। यहाँ पे आपका हो रहा है +3 हो रहा है, IJKL हो रहा है कि नहीं हो रहा है। S के बाद P का संबंध दिया गया है तो PQRS -3 हो रहा है। H के बाद K का संबंध दिया गया है तो यहाँ पे HIJK यानी +3 हो रहा है। -3 +3 -3 +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? -3 +3 -3 +3 का यहाँ पे रेशियो चल रहा है। तो N के पहले -3 हमारा कौन सा हो जाएगा? K हो जाएगा। O के बाद +3 करना है तो OPQR हो जाएगा। S में -3 करना है यानी S के पहले 3 में हमारा P आ जाएगा। अब प्लस करेंगे तो EFGH आ जाएगा। तो KRPH किस में दिया गया है? देखिएगा D ऑप्शन में दिया गया है। D ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, जिस विद्युत प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित होगा? जिस प्रकार विद्युत जो है आपके तार से संबंधित है, तार से ही विद्युत सप्लाई होती है, तो उसी प्रकार आपका पानी का संबंध किससे होगा? जग से, नदी से, बोतल से, पाइप से? बहुत अच्छा प्रश्न। आपके माइंड गेम को यह खेल रहा है और इस माइंड गेम में आप लोग कितना हो रहे हैं। तो विद्युत का तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है कि नहीं होता है? ठीक वैसे ही पानी को पाइप के द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो पाइप इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं। 2571/121 1426 क्या होगा? समानुपाते 3506/196। अब देखिए इस पर क्या रेशियो हमारा फॉलो हो रहा है। 2531 को अगर हम यहाँ पे 2531 का LCM निकालते हैं तो 2 + 5 + 3 + 1 आता है, यानी टोटल जोड़ लें तो 11। तो 11 का वर्ग अगर करते हैं तो 121 आता है। तो ये संबंध है। पहले गुणनखंड निकालिए, उसको जोड़िए, उसका वर्ग कर दीजिए, आपका समानुपात निकल आएगा। इसी प्रकार 1446 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 1446 क्या आएगा? 1 4 + 4 + 6 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, टोटल आएगा 15। 15 का वर्ग कर लीजिए, 225 आएगा। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संख्या आएगी? 225 आएगी। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आई होप हमारा जो रेशियो कर रहा है इसकी संख्या का पहले निकालिए, गुणनखंड निकालिए, इसके बाद उन संख्याओं को जोड़िए और वर्ग कर दीजिए। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न करेंगे कि प्राध्यापक अनुपाते शिक्षा, जो प्राध्यापक का संबंध शिक्षा से है वही संबंध सैनिक का किससे होगा? रक्षा से, देशभक्ति से, वर्दी से या देश से होगा? सभी लोग बताइए। तो प्रधानाध्यापक बच्चों को शिक्षा देता है, ठीक उसी प्रकार सैनिक क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाए। तर्क हमें देखना है क्या तर्क कह रहा है। ठीक है, अगला है डेनियल एंड लिंडा ब्रदर। जिस प्रकार का संबंध डेलियन का लिंदा से है उसी प्रकार ब्रदर का संबंध किससे होगा? तो DHIJKLMN। तो हमें क्या करना है? अक्षरों को क्या करना है? वर्णमाला क्रम में क्या करना है? अक्षरों को दाईं ओर से वर्णमाला क्रम में लिख लेना। ये N दिया गया है,
ठीक है, तो MLN होता है, L के बाद N हो जाएगा, यानी कि जो हमारा संबंध कह रहा है D का N से कह रहा है, A का L से कह रहा है। ठीक है, मतलब पूरा आपका उल्टा दिया गया, आप समझ गए होंगे। D दिया गया है, A दिया गया है, N दिया गया है, I दिया गया है, E दिया गया है, L दिया गया है, केवल क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार को हम ब्रदर में क्या क्रम हो जाएगा हमारा, TRROHEB, ट्रोहेब। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये रहे रीजनिंग के प्रश्न हमने कंप्लीट किया। अब पेडागोजी के 10 प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदीगामक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? देखिए, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? तो अमूर्त, औपचारिक, अमूर्त आपके ऑलरेडी दे दिया गया है, जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बेसिकली आपका यहाँ पे अवस्था 12 वर्ष की आयु के बाद वयस्क होने की अवस्था कहलाती है, तो 12 वर्ष के बाद ही हो सकता है, मतलब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से समलोचनात्मक चिंतन से क्या या समलोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान, विश्लेषण, मनन। अब बताइए कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, समालोचनात्मक चिंतन में जो शामिल होता है वह परासंज्ञान भी शामिल है, विश्लेषण भी और मनन भी। पहला ऑप्शन सटीक आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, गम्य इमारतें, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब सही विकल्प को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही है, समावेशन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है लचीलापन पाठ्यक्रम हो और जो इमारतें दी गई हैं, गम्य इमारतें। तो समालोचनात्मक चिंतन तर्क या तर्क नई या विचारों और सुझावों पर लागू करने की क्षमता बात करेंगे। सभी लोग बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए, समावेशी शिक्षा की बात करेंगे तो समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना होता है। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम को लचीला बनाना चाहिए, साथ ही उसे ऐसे भावों का निर्माण होना चाहिए जिसमें विविध आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता की चीज़ें जो हों, जिनका प्रयोग जो है करना सुगम हो सके और जो सरलता से उपलब्ध कराई जा सके। तो लचीलापन पाठ्यक्रम हमारा यहाँ पे सही दिया गया है, ये तो हमारा होगा ही होगा। और योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण, ये भी हो सकता है। प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो पहला, फर्स्ट और थर्ड देखिए किस में दिया गया है, बी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन करेंगे, बाकी आप भी चयन कर सकते हैं जो सही है आपका। पाठचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है, तो पाठचर्या निर्माण का कार्य क्या माना जाता है? वह कार्य माना जाता है एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य। पाठचर्या निर्माण का कार्य क्या माना जाता है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य माना जाता है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी रहेगी? और वह आकलन विधि हमारी सहयोगी प्रयोजित कार्य होता है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयोगी है? सहयोगी प्रयोजित कार्य। पहला ऑप्शन सही कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी किसका विकास कर रहा है? सभी लोग बताइए।
ऐसा करने से विद्यार्थी जो है अधिसंज्ञान। जी हाँ दोस्तों, इस कार्य में संकेतों से मदद मिलती है और ऐसा करने से विद्यार्थी अधिसंज्ञान का विकास कर रहा होता है। अधिसंज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को कहते हैं इसमें चिंतन, स्मरण और भाषा के प्रयोग का समावेशन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? सृजनात्मकता से संबंधित बात कर रहे हैं तो अपसारी चिंतन जो होता है वह सृजनात्मकता से संबंधित होता है। इस चिंतन में व्यक्ति को अपनी ओर से तथ्यों को जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है विशिष्ट से समान की ओर तर्कना, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी, समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। तो निगमनात्मक तर्कना में क्या शामिल होता है? इसमें आपका शामिल होता है समान से विशिष्ट की ओर तर्कना। डी ऑप्शन यहाँ पे सटीक आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत होता है वह उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर अधिक बल देता है, क्योंकि एरिक्सन के अकॉर्डिंग देखा जाए मनोसामाजिक का सिद्धांत दिया गया है। एरिक्सन ने कहा है कि उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर जो होता है वह अगले विकासात्मक चरण होता है, जो बालक द्वारा की गई पहल से उनके अनुभवों के सतर्क में आता है और जैसे जैसे वह अपने बचपन के मध्य और आगे पहुंचता है तो वह अपनी ऊर्जा को बौद्धिक कौशल के साथ साथ ज्ञान से हासिल करने की दिशा के साथ मुड़ जाता है। तो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। और अगला है 30वां प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः शिक्षक निर्देशित हो, सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, पाठ पुस्तक केंद्रित हो या स्वनिर्देशित हो। तो अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः क्या हो? वह आपका मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। डी ऑप्शन सटीक कर लीजिएगा। तो ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में